मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे फॉलोवर्स, आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ 19। मैंने पिछले 13 अक्टूबर को कस्बा थाने के दरोगा जी और मेरे बीच की गई बातचीत का वो ऑडियो आप सबों को सुनाया था, जिसमें थाना अध्यक्ष ने मुझे आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे रहे थे। उसी सिलसिले में आज मैं आप सभी को सबसे पहले ये सूचना दे दूं कि वाकई कस्बा थाने के दरोगा अमित कुमार ने मेरे विरुद्ध और यौन शोषित पीड़िता के विरुद्ध कस्बा थाने में रंगदारी, मानहानि और साजिश रचने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर दिया है। यानी यौन शोषित पीड़िता थाने गई फरियाद लेकर वापस लौटी अपने ऊपर एफआईआर लेकर। दोस्तों, ये कैसा युग है जहां रक्षक ही राक्षस बन बैठा है। ये कैसा समय आ गया है कि जिन अधिकारी के पास फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं, आज उसी अधिकारी को फरियादी बनना पड़ गया। ये कैसा वक्त चल रहा है जहां रेपिस्ट को घूमने की आज़ादी मिल रही है तो वहीं कलम के सिपाही को जेल भेजने की तैयारी चल रही है। और ये कैसा शासन है जहां एक तरफ नारी सशक्तिकरण और महिलाओं के उत्थान के लिए दर्जनों योजनाएं और सैकड़ों अभियान चलाए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात थानेदार ही महिलाओं का शोषण करने की फिराक में लगे रहते हैं। आखिर ये कैसा माहौल तैयार किया जा रहा है जहां एक फरियादी पर ही एफआईआर कर दिया जाता है। जैसा कि पिछले वीडियो में यानी 13 अक्टूबर को जो खबर हमने प्रसारित किया था, उसमें बहुत सारी बातें आप सबों के समक्ष रखा गया था। उस खबर के दौरान मैंने यौन शोषित पीड़िता से भी आप सबों को मिलवाया था, जिन्होंने थानेदार पर संबंध बनाने का डिमांड करने का आरोप लगाई है। उस पीड़िता के साथ क्या क्या हुआ और जब मामले को लेकर पीड़िता थाने गई तो थानेदार ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, वो सारी बातें आप सबों के बीच उस पीड़िता ने खुद से रखी थी। उस खबर को आप फिर से देख सकते हैं हमारे न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर। लेकिन इस बीच जैसा कि दरोगा जी अमित कुमार ने मुझे धमकी भरे लहजे में कहा था, यदि आप खबर चलाइएगा तो मैं आप पर एफआईआर कर दूंगा, दरोगा जी ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाते हुए एफआईआर कर दिया, जिसकी सूचना मुझे अखबार में छपी खबरों के माध्यम से मिली। तो मुझे लगा कि मैं अपने दोस्तों, शुभचिंतकों और अपने फॉलोअर्स को ये जानकारी दे दूं और उन्हें दरोगा अमित कुमार का परिचय भी करवा दूं कि जिस दरोगा ने मुझ पर एफआईआर किया वो कितने लापरवाह और कर्तव्यहीन अधिकारी हैं, उसका कार्यकाल कितना संदेहास्पद रहा है, वो मैं आप सबों को बता दूं। दरअसल मैं दरोगा जी की ये सारी करतूत और यौन शोषण के इस मामले को लेकर उनकी लापरवाही और कर्तव्यहीनता आप सबों के बीच नहीं लाना चाहता था, बल्कि मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि दरोगा जी से बातें करके पीड़िता का एफआईआर दर्ज कर लिया जाए, कानूनी सारी प्रक्रियाएं पूरी करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे जेल भेज दिया जाए, ताकि पीड़िता और आरोपी दोनों न्यायालय के समक्ष अपना अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके और फिर मामले में दोनों पक्षों को न्याय मिल सके। लेकिन दरोगा जी ने जिस तरीके से एक यौन शोषित पीड़िता का शोषण करने का प्रयास किया और जिस तरीके से ऐसे गंभीर मामले को लापरवाही से टालने का प्रयास किया, तो मुझे लगा कि दरोगा जी से मुझे बात करनी चाहिए। और मैंने बातें भी की, लेकिन उल्टे मुझे ही आईपीसी की धाराओं में फंसाने की धमकी दे डाला। तब मैंने दरोगा जी का सर्विस रिकॉर्ड पर छानबीन करना शुरू किया और इस दौरान मैंने 4 बार कस्बा थाना क्षेत्र में जाकर तहकीकात किया और जो जानकारियां मुझे प्राप्त हुई उससे मुझे लगा कि यदि मैं इस खबर को आप सबों के बीच नहीं रखा तो आने वाले समय में फिर एक पीड़िता का ऐसे ही शोषण किया जाएगा और फिर किसी पत्रकार को एक बार फिर धमकी देकर उस मामले को भी दबा दिया जाएगा
और फिर धीरे धीरे ये दौर निरंतर चलता रहेगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि खाकी पहनकर भेड़िए के रूप में बैठे ऐसे कर्तव्यहीन और लापरवाह अधिकारी के विरुद्ध आगे आना चाहिए और ऐसे गैर जिम्मेवार अधिकारी की करतूत आप सबों के समक्ष भी आनी चाहिए। तो आप सबों की जानकारी में मैं दे दूं कि ये वही दरोगा अमित कुमार हैं जिनके कार्यकाल में बायसी थाने में इसी वर्ष मई महीने में एक घटना घटी थी, जिसमें महादलित परिवारों के घर में आग लगा दी गई थी। हत्या भी हुई थी उस घटना में और उस वक्त ये मामला काफ़ी चर्चा में भी रही थी। उस कांड में दरोगा अमित कुमार को लापरवाही और कर्तव्यहीनता के आरोप में बायसी थाने से लाइन हाजिर कर दिया गया था। इस मामले में कितने लापरवाह थे अमित कुमार, आप एडवोकेट श्याम सुंदर पांडे जी से सुनिए, जो उस कांड के आरोपी का पैरवी भी कर रहे हैं न्यायालय में। उस कांड में क्या हुआ था? हमें ये जानकारी मिली कि उस वक्त जो एफआईआर किया गया था उस वक्त लापरवाही बरती गई थी एफआईआर करने में। जी। क्या था मामला? बहुत बड़ी लापरवाही थी, बताना चाहेंगे आपको हम। वह घटना एफआईआर को देखने से लगता है कि मई महीना की घटना है। दलितों की बस्ती में आग लगाने की बात तो 4 एफआईआर हुआ है, चारों एफआईआर से स्पष्ट होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एफआईआर कांड संख्या आपको 146/21 से हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। ये 146/21 जो है, उस समय में थाना गसवा बायसी थाना में थाना प्रभारी अमित कुमार जी थे, थानाध्यक्ष के पद पर, जो आज वर्तमान में कसवा थाना प्रभारी के पद पर हैं। उनकी लापरवाही को देखिए, आप देखिए एक रिपोर्ट। जब यह कांड मेरे सामने आया, मेरे क्लाइंट लोग हमसे संपर्क किए तो ये एफआईआर पढ़ने से ही ऐसा लग गया कि यह बनावटी एफआईआर थाना प्रभारी अपने चौकीदार से दर्ज करवा दिया कि 24/4 को जो आदमी 24/4/2021 को जो आदमी बेहोश होता है उसको होश आता है। एफआईआर के अनुसार 20/5/2021 को ये 26-27 दिन इतना लंबा समय तक बेहोश रह गया और बायसी हॉस्पिटल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपने यहाँ रख लिया, उसको कहीं रेफर नहीं किया। तो आश्चर्य की बात है यह। तो यही जगह हमें लग गया हमको कि यह बनावटी एफआईआर है। उसके बाद हम अपनी क्लाइंट की ओर से थाना प्रभारी से भी हम सूचना के अधिकार के तहत उपस्थिति पंजी का डिमांड किए कि 24/4/2021 से 20/5/2021 तक जिस पर उपस्थिति बनाई जाती है सभी स्टाफ का, उसका हमको अटेस्टेड कॉपी उपलब्ध करवाइए। हमको नहीं दिया जवाब, उस सूचना को दाब के रख लिया। हम उसी समय बायसी स्वास्थ्य केंद्र से भी हम सूचना के तहत सूचना की मांग किए। बायसी स्वास्थ्य केंद्र से हमारे पास जो सूचना आई है पत्रांक 277 दिनांक 24/9/2021 के दौरान, उसमें यह सूचना दिया है कि चौकीदार संख्या 614 दिनेश राय को हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिनांक 20/5/2021 को 12 बजे रात में इलाज के लिए लाया गया था। क्लियर हो गया कि आखिर में ये थाना प्रभारी अपने चौकीदार से गलत एफआईआर क्यों दर्ज करवाया। ये वही थाना प्रभारी है अमित कुमार जो आज वर्तमान में कसवा थाना में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थापित है। ऐसा आदमी, इस तरह का भ्रष्ट आदमी, थाना प्रभारी की पुलिस की ड्यूटी होती है कि आप न्याय कीजिए। लोग आप पर विश्वास करता है और आप पर विश्वास करके रात के रात वह निफिकिर होकर के अपने काम में निकलता है बिना भय का। किस पर उम्मीद करता है? इसी पुलिस पर। और ऐसा भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी गलत केस अपने चौकीदार से अपने दर्ज करवा रहा है। इसको थोड़ा सा भी यह ज्ञान नहीं रहा कि हम ये जो गलत केस दर्ज करवा रहे हैं, कोर्ट में जाएगा यह मामला, विद्वान न्यायाधीश के सामने यह मामला रहेगा, यह न्यायाधीश महोदय देखेंगे, इसकी व्याख्या, इसका खंडन वहाँ विधि ज्ञाता लोग करेंगे। यदि यह पकड़ा जाएगा तो हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई होगा। तो सुना आपने कि किस तरीके से जालसाजी करके एफआईआर किया गया। ये दरोगा हमेशा ही विवादों में घिरा रहा है। आपको याद दिला दूं कि जब अमित कुमार पूर्णिया के सहायक खजांची थाने में प्रभारी थे तो उस वक्त उनके थाने क्षेत्र में शराब, ड्रग्स और स्मैक के धंधेबाजों का बोलबाला हुआ करता था।
और दबी जुबान शहर में इस बात की भी चर्चाएं होती रहती थी कि सहायक थाना क्षेत्र में स्मैक और ड्रग्स बेचने वालों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। एक बात आपको याद भी होगा कि इनके थाना क्षेत्र में अपराधियों को गिरफ्तार करने और छापेमारी करने दूसरे थाने के दरोगा जाते थे। यानी के हाट थाने के प्रभारी संजय सिंह ने सहायक थाना क्षेत्र में छापेमारी कर नशा के बड़े कारोबार के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया था उस वक्त। और अब जब ये कस्बा थाने में पदस्थापित किए गए तो वहाँ भी इनका रिश्ता विवादों से ही जुड़ा रहा। यहाँ भी इनकी लापरवाही और कर्तव्यहीनता उसी गैर जिम्मेदाराना तरीके से लगातार जारी है जैसा कि पूर्व में रहा है। यहाँ भी एक लड़की यौन शोषण की शिकायत लेकर थाने आई, लेकिन दरोगा जी ने एफआईआर करने के बदले यौन शोषित पीड़िता से ही फोन पर गंदी गंदी और अश्लील बातें करने लगे। उस लड़की ने दरोगा जी को 22 सितंबर को आवेदन दी और उससे पहले दरोगा जी लगातार उस पीड़िता से व्हाट्सएप चैट और कॉलिंग से के माध्यम से बातें किया करते थे। लेकिन उस पीड़िता के आवेदन पर 29 सितंबर तक एफआईआर नहीं लिया गया और जब मैंने दरोगा जी से बात किया तब जाकर एफआईआर दर्ज किया गया और फिर अगले दिन मेडिकल करवाया गया। फिर 9 अक्टूबर को 164 का बयान करवाया गया, जबकि धारा 376 के मामले में अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं किया इस दरोगा जी ने, बल्कि एक दिव्यांग और यौन शोषित पीड़िता के साथ साथ उस पत्रकार पर भी एफआईआर दर्ज कर दिया गया जो उस पीड़िता को मदद पहुंचाने आगे आए। एसपी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस पीड़िता को आपके थानेदार यह कहकर 20 दिनों तक टालते रहे कि घटना का पीओ यानी घटना स्थल बनमनखी का है, इसलिए बनमनखी में एफआईआर कीजिए, वो थानेदार मुझसे बात करने और उस लड़की का ऑडियो सुनने के तुरंत बाद अपनी गाड़ी भेजकर पीड़िता को बुलवाते हैं और फिर एक नया आवेदन बनवाकर एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। ये कैसे संभव हो गया? उसका पैरवीकार लोग आया था तो वो लोग एक बार पहल किया कि बात को मेटरलाइज करें, तो उसमें बोले कि देखिए थाना में तो वो संभव है नहीं, पंचायत में आप लोग आपस में कर लीजिए। बाद बाकी केस का जहाँ तक है वो जहाँ मेरे यहाँ पीओ अगर नहीं बन रहा है तो हम कैसे केस करेंगे? पीओ जहाँ बन रहा वहाँ करें, नहीं तो फिर माननीय न्यायालय के शरण में जाए, कोर्ट का ऑर्डर होगा तो हम केस कर सकते हैं। जिस एफआईआर के लिए पीड़िता को तकरीबन 20 दिनों तक इंतजार करना पड़ा, जिस काम के लिए दरोगा जी की गंदी गंदी और अश्लील बातों का सामना करना पड़ा उस पीड़िता को, वो काम इतनी आसानी से कैसे संभव हो गया? एसपी साहब, आपके ये दरोगा आधी रात को पीड़िता से व्हाट्सएप के माध्यम से गंदी और अश्लील बातें किया करते थे। बार बार झूठे आश्वासन और मदद करने का प्रलोभन देकर पीड़िता से एफआईआर के बदले संबंध बनाने का डिमांड करते थे। आपके दरोगा जी पीड़िता को व्हाट्सएप नंबर पर गंदी गंदी बातें लिखा करते थे, लड़की से उस अंग को दिखाने का मैसेज किया करते थे जिसे हर लड़की पर्दा में रखना पसंद करती है। लेकिन यहाँ दरोगा जी की त्वरित कार्रवाई देखिए कि व्हाट्सएप पर मैसेज करके तुरंत डिलीट भी कर दिया करते थे। तो ऐसे में यहाँ सवाल उठता है कि आखिर व्हाट्सएप मैसेज में ऐसा क्या लिखते थे दरोगा जी? ऐसी कौन सी आपत्तिजनक बातें लिखी जाती थी जिसे डिलीट करना जरूरी हो जाता था उनके लिए? एसपी साहब, सवाल उठता है कि जिस पीड़िता से दरोगा जी गंदी गंदी बातें किया करते थे, उस लड़की का नाम दरोगा जी ने अपने मोबाइल में सालू नाम से सेव क्यों किया था? ये कौन सा स्नेह रख रहे थे दरोगा जी? एसपी साहब, मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे कर्तव्यहीन और लापरवाह अधिकारी जिसे लाइन हाजिर कर लिया गया था, उस थानेदार को महज 2 महीने के बाद उसे किस बिना पर एक व्यावसायिक नगरी कस्बा का थाना प्रभारी नियुक्त कर दिया गया? मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कस्बा थाना का
सरकारी मोबाइल नंबर और थानेदार अमित कुमार का पर्सनल मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स खंगाला जाए और इस पूरे मामले की जांच की जाए। सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप कॉल डिटेल्स निकालेंगे तो आप पाएंगे कि किस किस शराब तस्करों से बात की जा रही है, किस किस ड्रग्स और स्मैक के तस्करों से बात की जा रही है, और ये दरोगा जी किस किस लड़की या महिलाओं से अवैध तरीके से बात किया करते हैं। ऐसे बहुत सारे करतूतों पर से आप पर्दा उठा पाएंगे और इसके साथ ही इस थाने क्षेत्र में हो रहे कई तरह के और भी काले कारनामे भी आपके सामने आ जाएंगे। वरना ऐसे ही पीड़िता का शोषण होता रहेगा और ऐसे ही कई अबलाओं को वेश्यावृत्ति की ओर धकेला जाता रहेगा और फिर ऐसे ही पीड़िता को मदद पहुंचाने के लिए आने वाले पत्रकारों पर भी एफआईआर होता रहेगा, जैसा कि इस मामले में हुआ है। एसपी साहब, मैंने एक दिव्यांग और यौन शोषित पीड़िता को मदद करने को अपना हाथ बढ़ाया तो थानेदार ने आरोपी के बदले मुझे ही जेल भेजने की तैयारी में जुट गए। सर, एक यौन शोषित पीड़िता थाने गई फरियाद लेकर, लेकिन लौटी तो अपने ऊपर एफआईआर लेकर। इसलिए दोस्तों, ऐसे वर्तमान हालातों में मेरे और पीड़िता के विरुद्ध रंगदारी, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और साजिश करने का झूठा आरोप कस्बा थानेदार ने लगाया है, जिसके कारण मौजूदा वक्त में मैं थोड़ी परेशानी में भी हूं। लेकिन निरंतर मिल रहे आप सबों का स्नेह और आशीर्वाद से विश्वास और भी मजबूत होता है कि एक दिन इस मामले में मुझे भी न्याय मिलेगा। मुझे न्यायालय पर भी पूरा भरोसा है। बस आप सबों का प्यार मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते आप सबों से आग्रह करूंगा कि इस पूरे मामले पर आप अपनी नज़र बनाए रखें, अपने अपने स्तर से इस मामले पर तहकीकात जारी रखें आप लोग भी, ताकि पीड़िता और कलम के सिपाही को न्याय मिल सके। आपकी दुआ भी पीड़िता को न्याय दिला सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।